हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 27 अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है कुटियादी कोकोनट के ऊपर। जो केरला का एक कोकोनट है वो किस तरीके से जीआई टैग की रेस में है। इस आर्टिकल में आपको मैं समझाऊंगा कि क्या है जीआई टैग, जीआई टैग मिलने का प्रोसेस क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगा कि कुटियादी कोकोनट क्यों इतना ज़्यादा रेलेवेंस रखता है फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी रेलेवेंस है इसका। सेकेंड आर्टिकल बात करता है नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने किस तरीके से, मतलब उसको अब पावर दी गई है कि वो कार्बन मार्केट में अपनी एंट्री कर सकता है। ठीक है, आपको इस आर्टिकल में समझाऊंगा क्या है नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, क्या है कार्बन मार्केट। इससे कनेक्टेड जितने पीवाईक्यूज आए हैं, अभी तो मैंने प्रोबेबल 4 से 5 पीवाईक्यू लिए, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो आपका क्लाइमेट चेंज का टॉपिक होता है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीएस पेपर 2 आपका गवर्नेंस सेक्शन में, वहाँ पे जो बॉडीज़ होती हैं गवर्नमेंट, उसके लिए पॉइंट इसका काफ़ी रेलेवेंट है। साथ ही साथ कार्बन मार्केट, क्लाइमेट चेंज का जीएस पेपर 3 में इसका काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस रहता है। थर्ड आर्टिकल बात करता है इंडिया का जो अभी रिसेंट विजिट हुआ है जापान और चाइना में, होगा एक्चुअली एक क्वाड के लिए होगा, दूसरा आपका एससीओ समिट के लिए होगा। मैं आपको दोनों समझाऊंगा, क्वाड क्या है फिर आपको समझाऊंगा एससीओ क्या है। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको पूरा एससीओ समझाया था, लेकिन फिर से आपको रिवाइज करवा दूंगा। अगर कोई चीज़ आपने कल पढ़ी, अगर आज मैं दोबारा पढ़ाऊँ तो डू नॉट थिंक कि सर हम रिपीट कर रहे हैं क्या, तो आंसर इज यस। एक चीज़ को मैं 100 बार भी रिपीट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको 100 नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। एक ही चीज़ को आपको करीबन 100 से 150 बार आपको कंसिस्टेंट लेवल पे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी मसल मेमोरी इतनी रेडी हो जाएगी, देखते ही आप बोलोगे हाँ ये क्वेश्चन इस टॉपिक से उठा हुआ है। ठीक है, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी रेलेवेंस है। जीएस 2 2013 में इससे कनेक्टेड क्वेश्चन भी था। इकोनॉमिक टाइज विद बिटवीन इंडिया एंड जापान वाइल ग्रोइंग इन रीसेंट ईयर्स आर स्टिल फार बिलो देयर पोटेंशियल। इस आर्टिकल के पॉइंट्स को आप देखें किस तरीके से इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। फोर्थ आर्टिकल बात करता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर में। इसके जुडिशियल मेंबर ने एक अपना, बोलते हैं ना, उनका एक घटना है जो उन्होंने रिपोर्ट की है, किस तरीके से एक बार उनको अप्रोच किया गया था कि आप इस फेवर में डिसीजन दीजिए। मतलब बेसिकली उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है कि ऐसा हुआ था। ठीक है, लेकिन अगेन ये आ गया न्यूज़ में, तो न्यूज़ में आ गया तो इसमें एनसीएलए एक्ट के ऊपर हमें जानना ज़रूरी हो जाता है। मैं आपको पूरा समझाऊंगा क्या है ये, इसका कनेक्शन कैसे, एनजीटी बॉडी से भी आपको मैंने समझाया था। दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ हैं, बट स्टिल ये एक ट्रिब्यूनल है, तो ये भी एक ट्रिब्यूनल है। मैं दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझाऊंगा, इससे कनेक्टेड जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। लास्ट आर्टिकल बात करता है आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव के ऊपर। इस आर्टिकल में आपको मैं पूरा आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव कैसे ट्राइबल्स के लिए बनाया गया है, कैसे ट्राइबल्स की इससे मदद होगी, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, इससे कनेक्टेड कितने क्वेश्चन आए हैं, पीवीटीजीज का क्या कनेक्शन है इसमें, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ये एक साथ जीएस 1, 2, 3 सोसाइटी के लिए भी रेलेवेंस है, जीएस पेपर 2 में जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उसका भी रेलेवेंस है, जीएस पेपर 3 जो आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है ये टॉपिक। तो ये 5 टॉपिक्स में आप अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 यूपीएससी के स्ट्रेट अवे पीवाईक्यू विद ईयर आपको मैं शो करूंगा। इससे आपको आइडिया लगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूं कि बेटा आप बार बार कंटेंट को या बार बार आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को मत फॉलो करिए। आप एक, क्योंकि सोर्सेज एक ही रहेगा, ठीक है, जो टॉपिक रहेगा स्टैंडर्ड टॉपिक रहेगा, उससे कनेक्टेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको पढ़नी होगी। अगर आपने एक बार यूनाइटेड नेशन पढ़ लिया लेट्स से, तो उसके बाद 10 जगह से आपको यूनाइटेड नेशन नहीं पढ़ना। अब आपको एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें पढ़नी कि हाँ यूनाइटेड नेशन ये है तो कैसे है। उसी तरीके से अगर आपने एक बार क्वाड पढ़ लिया या आपने एक बार ब्रिक्स पढ़ लिया, तो आपको बार बार ये नहीं खोल के पढ़ना ब्रिक्स क्या है, BRICS उसका फुल फॉर्म निकाल रहे हो कंट्रीज का, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप उसको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे लेके जाओ कि भैया ब्रिक्स ना किस तरीके से इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी को, डी डॉलराइजेशन कैसे ब्रिक्स पे इम्पैक्ट करता है। तो इसको कहते हैं स्टैटिक इंफॉर्मेशन को करंट अफेयर के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, मैं आपके साथ कनेक्ट करता भी हूं यहाँ पे, इससे आपको थोड़ी सी आपकी मसल मेमोरी उसी तरीके से मोल्ड होना स्टार्ट हो जाए। इसका पीडीएफ आप एज यूजुअल बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल पहले तो मैं आपको
स्ट्रेट अवे बताता हूँ, कुटियादी कोकोनट फ्रॉम केरला ये है क्या, ठीक है। ये एक हाई यील्डिंग कोकोनट है जो कि लगाने के 5 साल के अंदर अंदर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। इसके स्ट्रंक जो होते हैं बड़े स्ट्रांग होते हैं और इसे ड्रॉट रेसिस्टेंट कहा जाता है, मतलब कहीं सूखे इलाकों में भी इसको लगाओगे तो ये ऐसा नहीं होता कि भाई साहब पूरा का पूरा बर्बाद कर देगा। इसके पास एक बोलते हैं ना, ये ड्रॉट को रेसिस्ट कर सकता है, ये भी इसके अंदर एक पावर होती है, पावर कहो या फिर इसके अंदर एक फीचर कह सकते हो। इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स कही जाती है। इसके फ्रूट्स जो कोकोनट होते हैं वो हैवियर होते हैं, थिक कर्नल्स होते हैं इसके, ठीक है। और इसमें ऑयल भी और ज़्यादा होता है, पानी जो जनरली हम लोग कहते हैं। अब पहली चीज़ तो ये समझो, आपको अभी से 10 दिन पहले अप्रॉक्सीमेटली मैंने एक आर्टिकल, 10 दिन नहीं, एक ही हफ्ते पहले मैंने आपको समझाया था पाम ट्रीज के ऊपर में, जहाँ पाम की वैरायटीज़ के ऊपर डिस्कशन हुआ था। तो ये जो कोकोनट है इसको हम पाम ट्री का एक मेंबर कहते हैं। पाम मतलब समझते हो पाम क्या होता है? पाम हमारा हाथ होता है, ऐसे देखते हो ना, ऐसे पाम है। एग्जैक्टली, ड्राइंग काफ़ी अच्छी है बट आप समझ लीजिए ये पाम है। तो जितनी भी ट्रीज आपको इस तरीके से दिखे हमारे हाथ के पाम के तरीके से, वो सब पाम कैटेगरी के अंदर में आते हैं। कोकोनट देखोगे, खजूर देखोगे, पाम ऑयल देखोगे, पाम ऑयल से कनेक्टेड क्वेश्चन भी आया था तो आपको पता होना चाहिए। तो कुटियादी कोकोनट एक पाम ट्री का एक मेंबर जनरली है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए कंसिडर किया जा रहा है। क्वेश्चन उठता है इसके चैलेंजेस क्या है, कुछ ना कुछ तो चैलेंज भी होंगे। तो एक कोकोनट माइट है जिसे हम मंदारी कहते हैं, ठीक है, ये मैंने पिक्चर भी डाली है। तो इससे काफ़ी इफेक्ट हो जाते हैं और जो फार्मर्स हैं उनके पास गवर्नमेंट सपोर्ट होता नहीं है, तो प्रॉपर क्रॉप इनकम नहीं हो पाती, जिस वजह से उनको लॉस होता है। तो उनका कहने का मतलब है अगर एक बार जीआई टैग उन्हें मिल जाएगा तो पहली बात तो उनका मार्केट रिकॉग्निशन हो जाएगा, प्राइसिंग अच्छी हो जाएगी। जब मार्केट रिकॉग्निशन होगा, प्राइसिंग होगी, तो हम लोग अच्छे तरीके से जो प्रॉब्लम्स होती है उसको टैकल कर पाएंगे, प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये ओवरऑल जीआई टैग का बेनिफिट बता रहा हूँ, लेकिन इसको आप कनेक्ट कर दीजिए किससे? कुटियादी कोकोनट से। प्रोटेक्शन मिल जाता है। कोई भी अगर एक बार किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया तो उस प्रोडक्ट का अनऑथोराइज यूज नहीं हो सकता उसके नाम पे कि भैया एक कुटियादी कोकोनट अगर है केरला में तो ये नहीं होगा यूपी से बोलेगा भैया कुटियादी कोकोनट ले लीजिए, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि वो उसी प्लेस उसी ओरिजिन के लिए वो मार्क कर दिया जाता है। फार्मर को एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि लोकल प्रोड्यूसर जो होते हैं उनको गेन होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये प्रोडक्ट केवल हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंने डिस्ट्रिक्ट बोला तो आपके दिमाग में आना चाहिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। इससे कल्चरल हेरिटेज वैल्यू भी और ज़्यादा हाईलाइट होती है क्योंकि जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है वो सेफगार्ड हो जाती है अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है। तो ये ओवरऑल बेनिफिट है। आप इसको क्वेश्चन में कभी मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जीआई टैग के बेनिफिट्स में इसको लिख सकते हैं। मैंने कई पॉइंट्स लिख दिए। अब देखा जाए प्रोसेस और क्राइटेरिया क्या होती है जीआई टैग की। पहली बात तो जो भी प्रोडक्ट है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन का होना चाहिए, पर्टिकुलर एरिया का होना चाहिए कि भैया ये एरिया इस प्रोडक्ट के लिए जानी जा रही है। उसके अंदर कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी हो, उसकी रेपुटेशन हो, या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो उसके ओरिजिन से लिंक करती हो। जैसे आपने अल्फोंसो मैंगो सुना है, तो अल्फोंसो मैंगो सुनोगे तो महाराष्ट्र में आप समझ में हाँ भैया रत्नागिरी है, फिर वहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे अल्फोंसो मैंगो ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक क्वालिटी को शो करता है। एप्लीकेशन की बात की जाए तो इसको जीआई रजिस्ट्री जो होती है उसमें फाइल किया जाता है, और जो जीआई रजिस्ट्री है ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1990 एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। ये एक एक्ट लाया गया था, किस चीज़ के लाया गया था? WTO में प्रोविजंस थे तो उसको कंप्लाई करने के लिए हमने जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 हम लेके आए थे। ध्यान रखिएगा ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है, ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा मैंने ये लाइन क्यों लिखी, बस इतना ध्यान रखो। 1999 जो आया था वो WTO के जो प्रोविजंस हैं उससे कंप्लाई करने के लिए लाया गया था। उसी में एक बॉडी बनाई गई और इस बॉडी का काम क्या है? जीआई टैग देना। जनरली डॉक्यूमेंटेशन देखा जाए, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ओरिजिन, हिस्ट्री, रेपुटेशन, प्रोडक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ें जनरली देखी जाती हैं। फिर एग्जामिनेशन होता है, फिर पब्लिकेशन होता है, और एक बार रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया तो उस प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रोडक्ट कहा जाता है जनरली, ठीक है। दैट्स ऑल, इतना ही आपको जानना था। नेक्स्ट चीज़ आती है कि क्या ये तो नेशनल लेवल पे हो गया। जीआई टैग क्या है कि भैया नेशनल लेवल पे अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है तो जितनी भारत की सीमा है उस सीमा के अंदर उस प्रोडक्ट को सेफगार्ड होगा, कोई दूसरा इंसान उस प्रोडक्ट का नाम यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन जब भारत की सीमा की बाहर बात की जाए, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे भैया ये आपका अल्फोंसो मैंगो है, अगर यूएसए में बोले भैया ये है अल्फोंसो मैंगो
तब उसके लिए क्या कोई सेफ गार्ड है, क्योंकि इंडियन लॉस तो वहां अप्लाई नहीं होते। तो क्वेश्चन उठता है क्या कोई ग्लोबली ऐसा सेफ गार्ड है जो ये चीज देखता है कि भैया जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो या फिर बेसिकली कहा जाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब किसके अंदर आता है, ये सब आईपीआर राइट के अंदर आता है। ये राइट कैसे, ऐसे तो है नहीं किसी इंसान के लिए, ये प्रोडक्ट को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहला तो विपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये गाइडलाइंस और टेक्निकल असिस्टेंस देती है कंट्रीज को कि जीआई रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ। और ये डिस्प्यूट अगर कभी होता है, ठीक है, अगर कभी भी कोई बोलते हैं ना बॉर्डर्स पे दो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर इन द सेंस दो डिफरेंट कंट्रीज हैं, कभी कोई जीआई का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, कोई दूसरी कंट्री जीआई टैग का मिसयूज कर रही है दूसरी कंट्री के नाम पे, तो उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने में मदद करती है विपो। ध्यान रखिएगा, इस बॉडी का नाम फिर से बोल रहा हूँ। फिर आता है ट्रिप्स एग्रीमेंट जो डब्ल्यूटीओ का था, ठीक है। अब जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है ये एक तरीके से लीगली प्रोटेक्ट करता है जीआई टैग को, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड आपका जो बोलते हैं ना एग्रीमेंट है डब्ल्यूटीओ का, ये मेंबर्स को लीगली प्रोटेक्ट करेगा जीआई टैग से। अब दूसरी चीज क्या है कि ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं जीआई टैग के, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मिसयूज ना हो, ये जनरली इंश्योर करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला मेन चीज है ट्रिप्स, ठीक है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्रमोट करता है जिससे जो जीआई टैग है उसका प्रमोशन हो सके, उसका ट्रेड और अच्छे से हो सके। अगर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, ये भी एक तरीके से एक रिकॉग्निशन देते हैं डिफरेंट फॉरेन जीआई टैग्स के। इससे क्या होता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन क्या है, एक यूनियन है ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, तो ये इंश्योर करता है कि भैया जो बाहर की कंट्रीज हैं, दूसरी कंट्रीज हैं, वो यहाँ पे हमारे साथ ट्रेड करें तो उनको ये ना हो कि भैया इनके जो जीआई प्रोडक्ट्स हैं उनका मिसयूज हो रहा है। तो अक्सर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी मदद करती हैं जीआई टैग्स को प्रमोट करने में, उनकी मार्केटिंग करने में अब्रॉड, ठीक है। चलो, काफी चीजें आपको बताई, विपो बताया, ट्रिप्स बताया, फिर आपको मैंने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, फिर मैंने आपको क्या बताया, जीआई टैग 1999 कंप्लाई विद डब्ल्यूटीओ, ठीक है। मैं इतनी चीजें हाईलाइट फिर से की, आपको रीजन समझ में आ जाएगा। एक और चीज आती है कि भाई एक तो जीआई टैग है, अक्सर जीआई टैग को और जीआई AHS के साथ कंफ्यूजन हो जाती है। तो जीआई टैग एक अलग चीज है और जो GIAHS है ये क्या है, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। ये एक इनिशिएटिव है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो यूनाइटेड नेशन के अंडर में आता है। ये क्या करता है, ऐसे एग्रीकल्चरल सिस्टम जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसका इवोल्यूशन दिखाता है कि भैया किस तरीके से ह्यूमैनिटी ने इन एग्रीकल्चरल सिस्टम को डेवलप किया है, इन्वायरमेंट के साथ को इवॉल्व किया है, नेचर के साथ को इवॉल्व किया है, और ये एग्रो बायोडाइवर्सिटी को सेफगार्ड करते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज को सेफगार्ड करते हैं, रिजिलियंट इकोसिस्टम को सेफगार्ड करते हैं। मतलब ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग जो होते हैं, अगर वो प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रही है, वो यूनिक है, तो उसको एक तरीके से ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम की कैटेगरी में डाला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई हम मॉडर्न टेक्निक्स का यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं हो रहा है, नेचर के साथ नेचर फ्रेंडली एग्रीकल्चर सिस्टम है। हेरिटेज का मतलब ये हो गया ऐसी चीज जो पुराने समय से चली आ रही है। तो जीआई टैग का कनेक्शन ये है क्योंकि जीआई टैग में भी थोड़ा बहुत यही चीज होती है ना कि भैया ट्रेडिशनल नॉलेज जो होती है, किसी पर्टिकुलर प्लेस का ओरिजिन होता है, हिस्ट्री होती है, रेपुटेशन होती है, तो वो चीज क्या आप ऐसा कहोगे जीआई टैग प्रोडक्ट जो होंगे, अगर कोई जीआई टैग प्रोडक्ट ऐसा है जो कि एग्रीकल्चरल है ओरिजिन में, ठीक है, तो क्या उसको हम ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम कह सकते हैं? तो आंसर इज यस भी और नो भी, डिपेंडिंग ऑन वो है किस चीज का, ठीक है। इस हिसाब से हम देखते हैं, दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। यूपीएससी 2018, India enacted Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999 in order to comply with the obligation 2। अभी आपको मैंने बताया ILO, IMF, UNCTAD और WTO, क्या बताया मैंने आपको, इसलिए मैंने हाईलाइट किया पर्टिकुलर। देखिए मैं जो नोट्स बना रहा हूँ उसको PYQ के साथ कनेक्ट करके बना रहा हूँ, इससे क्या हो आप कनेक्ट कर सको कि हाँ किस तरीके से जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं करंट अफेयर के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी, राइट, इसी चीज के ऊपर था। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट रीट्रेट्स इंडिया कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एग्रीमेंट अब आ गया। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज अ नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। देखो अगर आप कोई क्वेश्चन स्ट्रेट अवे डायरेक्टली नहीं आता है तो यहाँ पे अपने दिमाग में आप यूज कर सकते हो कि क्या दोनों स्टेट, ये तब है जब आपके पास कुछ नहीं आ रहा है,
तो उस समय ये नोटिस करो कि स्टेटमेंट में क्या कोई ऐसा श्योर शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब दिस इज द लार्जेस्ट, दिस इज द फर्स्ट, ऐसे करके अगर इंफॉर्मेशन दे रखी है जो एकदम स्पेसिफिक फैक्ट को हाईलाइट कर रही है, तो चांसेस हो सकते हैं उसके गलत होने के। बट अगर आपको बेसिक आइडिया है कि भैया ट्रिप्स क्या है, तो आपको समझ में आएगा हाँ ट्रेड रिलेटेड आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं उसके लिए है ट्रिप्स, ठीक है। तो ट्रिप्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, तो दोनों स्टेटमेंट इसका बेसिकली सही है, ठीक है। नेक्स्ट 2016 क्वेश्चन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्ड स्टेटस ऑफ ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। अब आपको समझ में आया मैंने यहाँ पे क्यों लिखा GI वर्सेस GIAHS। दिस इज द रीजन, 2016 में सवाल आया हुआ है। टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम, व्हाट इज द ओवरऑल गोल ऑफ दिस इनिशिएटिव? टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अभी आपको दैट टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगा इसका इनिशिएटिव, दिमाग लगाओ। ट्रेनिंग इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, अभी आपको होता है सब कुछ ट्रेडिशनल हेरिटेज सिस्टम के लिए, तो अगेन बाय डिफॉल्ट गलत हो जाएगा। टू आइडेंटिफाई एंड सेफ गार्ड इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस एंड देयर एसोसिएटेड लैंडस्केप, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी एंड नॉलेज सिस्टम ऑफ द लोकल कम्युनिटीज। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल जो हेरिटेज है एग्रीकल्चर का उसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है। फिर थर्ड क्या है? टू प्रोवाइड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस टू ऑल वेराइटीज। अब आपको समझ में आया मैंने क्यों GI और GIAHS का कंपैरिजन किया। दिस इज द रीजन, ताकि आपको समझ में आए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या GI टैग अगर कोई भी जिन प्रोडक्ट को मिलता है कि मतलब जो GIAHS के होते हैं उसमें हर एक प्रोडक्ट को क्या GI टैग दे दिया जाता है? आंसर इज नहीं। यही तो लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस टू ऑल वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने कहा यस भी नो भी। इसलिए समझ इसी तरीके से आपको अपने दिमाग में बेसिकली टॉपिक को समझना है। मेरे पास इस टॉपिक में इतनी सारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ एकदम शॉर्ट में कि इसकी रेलेवेंस क्या है, ठीक है। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि बी इज द राइट स्टेटमेंट। आप समझ में आया आपको? दिस इज how you really have to connect current affairs with static portion with PYQs। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ले लो अब इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कुटियादी कोकोनट इज करेक्ट? इट टेक्स मोर देन 10 years टू स्टार्ट यील्डिंग, अभी बताया मैंने। इट्स कर्नल इज थिनर, अगेन मैंने बताया थिक है। इट इज रेसिस्टेंट टू पेस्ट, ड्रॉट एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी फ्रूट। यही चीज तो मैंने आपसे बोली कि ये क्या होता है, पेस्ट रेसिस्टेंट होता है और ये हाई क्वालिटी फ्रूट को प्रोड्यूस करता है। इट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 20 years, तो वो भी मैंने बताया 20 नहीं, वो 10 years का है, ठीक है। 5 साल में वो करना शुरू हो जाता है। ऐसे बोल सकते हैं कुटियादी कोकोनट के फीचर्स के बारे में बताइए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर। ये है क्या? पहली बात तो ये इसका पर्पस ये है कि जो कार्बन एमिशन होता है उसकी ट्रेडिंग करने के लिए इसको सेटअप किया गया था, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट 2015 के आर्टिकल 6 में ये चीज़ कही गई थी कि भैया एक कार्बन मार्केट बनानी होगी और उस कार्बन मार्केट का काम क्या होगा, जो कार्बन एमिशन है उसकी ट्रेडिंग करना। तो इंडिया ने उसी के साथ कंप्लाई करके नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई है। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कार्बन मार्केट में कार्बन एमिशन की ट्रेडिंग करना, ठीक है। कॉम्पोजिशन देखा जाए 21 मेंबर्स हैं। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी द्वारा हेड किया जाएगा। इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स, स्टील, रिन्यूएबल, मतलब काफ़ी जहाँ के काफ़ी मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। अगर फंक्शन बात की जाए तो ये रिकमेंड करेगी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ एमिशन रिडक्शन ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हैं, मतलब कार्बन ट्रेडिंग में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। फिर ये इवेल्युएट करेगी, अप्रूव करेगी प्रोजेक्ट्स को जिसमें एमिशन रिडक्शन होंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होता है ये प्रोजेक्ट के साथ क्या करेंगे, अलाइन करेगा। कौन? नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। मतलब जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस होते हैं, इसका मतलब क्या है, नेशनल लेवल पे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग किस लेवल पे कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन करेंगे, हम कौन कौन से स्टेप्स लेंगे जिससे जो कार्बन एमिशन हो वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। इसी को बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा और जो नेशनल सस्टेनेबिलिटी गोल है उसको फुलफिल करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली एक बॉडी है जो कार्बन ट्रेडिंग में यूज होगी। आर्टिकल 6 देखा जाए तो वो कॉप 29 बाकू 24 में डिफाइन करता है कि भाई साहब जो कार्बन एमिशन होता है, एमिशन ट्रेडिंग किस तरीके से होगी अमंग कंट्रीज। और इंडिया का जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट है वो ये है कि भैया हम जीटीपी एमिशन में बाय 45% कम कर देंगे। जीटीपी में जो कार्बन एमिशन होता है उसको 45% तक कम कर देंगे।
साथ ही साथ जो 50% इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी होगी वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से करेंगे। साथ ही साथ हमने कहा हम कार्बन सिंक एक बनाएंगे जो कि 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 को क्या करेगा, पूरी तरीके से सिंक कर देगा, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। अब आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो यहाँ पे वर्ड लिखा है कार्बन सिंक, कार्बन सिंक से आपको समझ में आना चाहिए कार्बन को स्टोर कर लेना। अब कार्बन को स्टोर करने के लिए कार्बन को कैप्चर भी तो करना पड़ेगा, तो इसी से कनेक्टेड टर्म है कार्बन कैप्चर एंड कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। दोनों से करीबन 5 से 6 PYQs बहुत अच्छे से आए हुए हैं। पूछा गया था कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कहाँ कर सकते हैं, 23 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो अब बेसिकली समझो पहली चीज तो ये होती क्या है कार्बन मार्केट, कार्बन ट्रेडिंग क्या है। बेसिकली होता क्या है, मान लो ये ए फैक्ट्री है, ये बी फैक्ट्री है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया आप लोग जो है मैक्सिमम एक लिमिट देगी गवर्नमेंट की 100 यूनिट जो है कार्बन एमिशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 100 यूनिट से ज्यादा कार्बन एमिशन कर दिया है तो फिर आपको उसके ऊपर जनरली पेनाल्टी देनी, जनरली गवर्नमेंट ऐसे कहती है, ठीक है। नहीं तो आपने अगर इससे ज्यादा किया है तो आपको वो एक्स्ट्रा कार्बन खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, कि आपने उतना एमिशन किया है। तब हुआ क्या, तो गवर्नमेंट बोली कि भैया ऐसा नहीं है कि हम केवल ज्यादा वालों कर मतलब चार्ज करेंगे, अगर किसी ने कम उतनी मतलब 100 यूनिट से कम किया है तो वो जो एक्स्ट्रा यूनिट है उसको बेच भी सकता है बेसिकली। तो अगर ए ने मान लेते हैं 150 यूनिट कार्बन एमिशन किया और बी ने कहा नहीं हम ना बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, केवल 50 यूनिट का किया, तो अभी ये इनके पास 50 यूनिट ज्यादा है और इसके पास क्या है 50 यूनिट जो इसने कम किया है, तो ये अपना एक्स्ट्रा 50 यूनिट चाहे तो बेच सकता है ए को, नहीं तो ए के ऊपर कंप्लायंसेस आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो ए क्या करेगा, बी से भाई एक काम करो 50 यूनिट कार्बन हमें दे दो, ठीक है। तो कार्बन जब मिलेगा तो इससे क्या होगा, बी को प्रॉफिट होगा। तो इसी को कहते हैं कार्बन मार्केट। इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस यही होता है कि किस तरीके से कार्बन का एमिशन रिड्यूस किया जा सके और एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी जनरेट की जा सके, ठीक है। ये एक बेसिक मतलब होता है। अब अगर पेरिस एग्रीमेंट में कनेक्ट करूं तो ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है जो 2015 में COP21 पेरिस में क्या की गई थी, अडॉप्ट की गई थी। ग्लोबल वार्मिंग को बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखना, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस रखना प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब क्या है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था उसके पहले के लेवल की बात हो रही है, उसके मुकाबले हमें 2 डिग्री तक कम रखना होगा। अगर देखा जाए तो ये UNFCCC फ्रेमवर्क जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसके अंडर एस्टैब्लिश हुआ था और इसमें 196 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। तो क्वेश्चन था क्या सारे मेंबर कंट्रीज ने इसको वो कर दिया था, आंसर इज नो, सबने इस चीज को नहीं रेटिफाई किया था। तो ये मैंने ऑल बोला, इसके पीछे भी रीजन है, अभी आप देखेंगे। अब देखो यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन क्या है, intended nationally determined contribution is sometimes seen in the news in the context of, अभी मैंने आपको बताया NDC होता क्या है, उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, pledges made by European countries to rehabilitate refugees from war affected Middle East। देख लो आपको पढ़ के लग रहा होगा यार कितना दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है, इसी तरीके से यूपीएससी लिखता है क्वेश्चन, ठीक है। बी स्टेटमेंट देखो, प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। आपको बाकी पे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि यही एग्जैक्टली इस डेफिनेशन से वो कर रहा है, कंप्लीटली अलाइन हो रहा है, तो ये सही है। बाकी भी पढ़ना लेकिन जरूरी, जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर कंट्रीज, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात हो रही है। लेकिन फिर भी आप बोल सकते हो कि एनडीसी मतलब क्या है। एनडीसी का मतलब यही मैंने आपको समझा दिया कि बेसिक लेवल पे किस तरीके से एक कंट्री अपना क्लाइमेट चेंज के जो गोल्स हैं उसको रिड्यूस करने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन देगी। तो इंडिया ने कह दिया भैया हम कंट्रीब्यूट ये करेंगे 45% जीडीपी का, उसमें कार्बन एमिशन कम होगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है आपको पढ़ने का करंट अफेयर के साथ पीवाईक्यू करेंट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन मार्केट क्या है। आपको ऑलरेडी समझा दिया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट, एक क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2, ठीक है। कंप्लायंस मार्केट होती है, वॉलंटरी मार्केट होती है इसमें, ठीक है। अगर कंप्लायंस मार्केट की बात की जाए तो ये एग्रीमेंट के अंदर रेगुलेट की जाए, जैसे पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 है तो उसी के अंडर में हमने बॉडी एस्टेब्लिश किया जिसका नाम है नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। जो वॉलंटरी मार्केट होती है मतलब ये वॉलंटरी लेवल पे जो कंपनीज होती हैं खुद से, मैं एक अगर फैक्ट्री ओनर हूँ तो मैं कहूँगा नहीं यार कार्बन ना असलियत में एनवायरमेंट के लिए सही नहीं है, हमें रिड्यूस करना होगा। लेकिन कंप्लायंस मार्केट जो होती है वो गवर्नमेंट के तरीके से रेगुलेटेड की जाती है। पर्पस मेन ये होता है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करना, ठीक है। और इसके अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलते हैं। इंडिया का स्टेप ये है कि इंडिया ने नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर आर्टिकल 6 ट्रेडिंग के अंतर्गत में इसको एस्टेब्लिश कर दिया है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट कार्बन मार्केट, अबाउट नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, यूपीएससी 23 में क्वेश्चन आया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
कार्बन मार्केट, अब समझ में आया मैंने कार्बन मार्केट क्यों समझाया, आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल यस, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। क्या ऐसा है? क्या कार्बन मार्केट में मैंने आपको ये बताया है कि प्राइवेट सेक्टर से स्टेट के पास जाती है? नहीं, कार्बन मार्केट में बेसिकली क्या हो रहा है, कार्बन क्रेडिट होता है, वो क्रेडिट एक दूसरे के साथ बाय और सेल किया जाता है, ट्रेडिंग होती है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज उठा करके जा रहे हैं, और कौन से रिसोर्सेज जाएंगे वो भी आप सोच के देखो। तो ये गलत है, और जब गलत है तो क्या इसका सही हो जाएगा? सी इज द राइट वन। यूपीएससी 2014 में क्वेश्चन है, द साइंटिफिक व्यू इज दैट द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस। अब आपको समझ में आ रहा है कैसे पेरिस क्लाइमेट, जो पेरिस एग्रीमेंट है उससे कनेक्ट हो रहा है। अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, इफ द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेस बियॉन्ड 3 डिग्री अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, व्हाट कैन बी द पॉसिबल इम्पैक्ट। ध्यान रखिए, व्हाट कैन बी द पॉसिबल इम्पैक्ट, ये नहीं बोल रहे हैं व्हाट इज गोइंग टू पॉसिबल, तो मतलब पॉसिबिलिटी है, मतलब अभी हुआ नहीं है वैसा, बट हो सकता है। तो टेरेस्ट्रियल बायो टेंड्स टुवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स, क्या ये हो सकता है? पॉसिबिलिटी है। वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल ऑकर, आप सोच के देखो क्या इससे होगा? हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑल द ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर, क्या ये हो सकता है पूरे के पूरे वेटलैंड डिसअपियर ही हो जाएंगे? आंसर इज नहीं, जरूरी नहीं है। कल्टीवेशन ऑफ सीरियल विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द, मतलब कहीं पे पेड़ पौधे लगाए ही नहीं जा पाएंगे, पूरी तरीके से सब बर्बाद हो जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या? अब आप कोशिश करो दिमाग लगाने की, ये आपको 3 और 4 तो आपने गलत कर दिया। अब यहां पे आप देखोगे तो टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टुवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स, कैसे? आप दिमाग लगाओ। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर 3 डिग्री तक बढ़ गया तो उससे क्या होगा, जो बायोस्फीयर है उसमें वो कार्बन सोर्स बन जाएगा, मतलब कार्बन को एक्वायर करने से ज्यादा वो कार्बन में रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। क्या वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल ऑकर, क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो बी इज द राइट वन। नेक्स्ट आते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या होता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड के रेफरेंस में बात की जाए, अ ग्लोबल फंड एस्टेब्लिश्ड इन 2010, ये किया गया था जनरली अंडर यूएनएफ, वही सेम चीज, यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर क्लाइमेट चेंज। इसका मेन पर्पस क्या था, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो अपने क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और अडेप्टेशन ढंग से कर सकें। तो बेसिकली एक फंड बनाया गया था, जिस फंड का काम क्या था, जो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी मदद की जा सके। कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था? COP16 कैनकम मैक्सिको में, और इसका मेन ये एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट के अंडर में आया हुआ था। ध्यान रखिए ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है। ठीक है, कब आया था? 2010 अंडर UNFCCC में आया था। ठीक है, 2015 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड इज आर करेक्ट। आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या था, मतलब आर्टिकल क्या था? आर्टिकल वाज बेसिकली अबाउट नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। अब देखो मैं कहां तक ले आया चीजों को कनेक्ट करते करते, ये लूप है, ऐसा नहीं कोई भी डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि कार्बन मार्केट की तो बात हो रही है, कार्बन मार्केट होगा तो फंड भी तो चाहिए ना उसके लिए। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड के ऊपर, इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही है। इट इज फाउंडेड, मैंने हमेशा कहा कभी भी कोई चीज यूपीएससी में स्टेटमेंट लिखा है इट इज फाउंडेड, ये किसी ने शुरू किया है, तो उसमें अक्सर यूपीएससी गलत करता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया किस में हुआ है फाउंड। यहां देखिए क्या लिखा है, UNFCCC, और यहां क्या लिखा है? यूनेप, OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, ऐसे यूपीएससी जनरली गलत करता है। तो ए इज द राइट वन। ठीक है, 2016 में देखिए, विद रेफरेंस टू एग्रीमेंट एट UNFCCC मीटिंग इन पेरिस 2015, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय ऑल मेंबर्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ऑल मेंबर, आप एक बार आराम से पढ़िएगा, 1 by 1 पढ़ना इट वुड बी बिट लॉन्ग, बट स्टिल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं क्वेश्चन का। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप समझ सको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया ऑल मेंबर से नहीं किया है, तो आप जहां जहां 1 है एलिमिनेट बेसिक ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा वो हो गया है। द एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट द ग्रीन हाउस गैस एमिशन सो दैट राइज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बाय द एंड ऑफ सेंचुरी नॉट एक्सीड 2 डिग्री और इवन 1.5। तो यही चीज तो है पेरिस एग्रीमेंट की, तो बिल्कुल सही है। डेवलप कंट्रीज का जो है हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करें और $1000 बिलियन बोलते हैं ना 2020 से हेल्प करना स्टार्ट कर दें डेवलपिंग कंट्रीज की। क्या ऐसा कुछ है? आंसर इज नहीं, और वो भी डेवलप कंट्रीज ने अपनी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ली, वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। अरे भैया, कभी चोर थोड़ी बोलता है कि मैंने चोरी कर रखी आगे। तो ये स्टेटमेंट कुछ वैसा है, ये आपको कभी किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको अपने दिमाग से आपको यूज करना होगा किस तरीके से क्वेश्चंस, मतलब बेसिक कॉमन सेंस के ऊपर है। ठीक है, तो बी इज द राइट वन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट
आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट हुई है जापान और चाइना में होगी बेसिकली, ठीक है। तो उसमें क्या है, कल का आर्टिकल भी इसी चीज़ के ऊपर था। ये 15th एनुअल समिट होगी, जो क्वाड ग्रुपिंग है उस पे फोकस किया जाएगा, पीस स्टेबिलिटी पे फोकस होगा। जो एग्रीमेंट्स हैं एक्सपेक्टेड होने के, पहली बात तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर, सेमीकंडक्टर, एआई, स्पेस, डिफेंस कोऑपरेशन। कल के आर्टिकल में सब कुछ मैंने आपको इसमें समझा दिया था, लेकिन फिर से लिया है बिकॉज यहाँ पे क्वाड एक टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो प्रायोरिटी एरियाज होगी वो क्या होगी, हेल्थ, क्रिटिकल एंड जो आपकी एमर्जिंग टेक हैं, सप्लाई चेन इंफ्रा भी होगा। साथ ही साथ जो इंडिया में बुलेट ट्रेन का जिन्होंने स्पॉन्सरशिप कर रखी है, जिसने इंडिया में बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, कौन है, टोहोको शिंकाकेन प्लांट, वहाँ भी विजिट होगी, देखा किस तरीके से चल रही हैं सारी चीज़ें, जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है, क्या प्रोग्रेस है, ये सारी चीज़ें बेसिक लेवल पे इस आर्टिकल में रखी गई हैं। अगेन आपको इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस आप मेन चीज़ समझो क्वाड फोकस कहाँ कहाँ है, क्योंकि यहीं से आप मेंस में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। एक बार दोबारा से जापान की ज्योग्राफी आप लोग देख लीजिए, कल भी बताया था आज भी देख लीजिए। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड नेशंस में कन्वर्टेड है। आपका ये है कौन सा, ये पहला आप देखोगे होकाइडो है, अगर आप दूसरा देखोगे ये है होन्शु, फिर यहाँ पे आप देखोगे शिकाकू, फिर ये आप देखोगे क्योशु, ठीक है। तो आपका टोटल 4 आइलैंड ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है, ये बड़े बड़े हैं। और अगर देखा जाए इसके अंदर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं, टोक्यो, ओसाका, क्योटो, योकोहामा, नगोया। कल आपको मैंने बहुत डिटेल में बताया था क्योटो के ऊपर क्या सवाल है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का ग्रीन हाउस गैस एमिशन के ऊपर, नगोया प्रोटोकॉल जेनेटिक रिसोर्सेज को सेफगार्ड करने के लिए बनाया गया था। और कहाँ पे, ये दोनों सिटीज़ हैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। जनरली आप लोग देखते हो सर ये प्रोटोकॉल लिखा है, वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा। अरे भैया वो वर्ड हमेशा सिटी के नाम जनरली होते हैं, आप देखो ध्यान से, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, वो कुछ और नहीं। बॉन क्लाइमेट, बॉन क्या है, जर्मनी में एक जगह का ही तो नाम है बॉन, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। फिर चाइना में जो विजिट होगी वो उसका रीजन क्या है, एससीओ समिट वहां पे होनी है, ठीक है। बायलैटरल टॉक होगी, काउंटर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है उसके ऊपर होगा, पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर डिस्कशन होगा, उसको कंडेम किया जाएगा। तो बेसिक लेवल पे ये जो अभी समिट होने जा रही है जापान में और चाइना विजिट होने जा रही है, ये इंडिया और यूएस के बीच में टैरिफ टेंशन चल रहा है उसके बीच में क्वाड एक रिलेवेंट प्लेटफॉर्म रहता है, क्योंकि जापान और इंडिया दोनों क्वाड का हिस्सा है और उसी क्वाड में यूएसए और ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा है, ठीक है। और इसमें यह भी एक चीज़ देखी जाएगी कि एससीओ जो समिट होगी उसमें किस तरीके से जो पहलगाम का टेरर अटैक हुआ था उसको कैसे हम कंडेम करेंगे, कैसे उसको एक प्रॉपर एजेंडा में लेके आए, क्योंकि पाकिस्तान इसको रेसिस्ट करेगा। पाकिस्तान ये चीज़ नहीं बोलेगा भैया कि हमारा नाम बर्बाद हो, तो पाकिस्तान रेसिस्ट करेगा, वीटो करेगा अगेंस्ट। अब वो देखना होगा कि अब एससीओ समिट का क्या आउटकम निकल के आता है, ठीक है। अब ये समझ लो व्हाट वाई ऑफ क्वाड। क्वाड का मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। कौन कौन मेंबर है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। पर्पस क्या है, पीस, स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट इनका मेन है। फोकस एरिया हेल्थ, एमर्जिंग टेक, रीजनल सप्लाई चेन। बेनिफिट्स ये होता है कि स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन होता है, रीजनल स्टेबिलिटी और मजबूत होती है, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल इंफ्रा और ज़्यादा बूस्ट होता है, सपोर्ट मिलता है जो डिजास्टर रिस्पॉन्स में, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस में, फिर साथ ही साथ सप्लाई चेन जो रिजिलियंस होता है उसमें भी काफ़ी मदद मिलती है क्वाड के द्वारा। चैलेंजेस देखे जाएं, डिफरेंट नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, तो हर एक कंट्रीज 4 की 4 आकर के अपना एक कंसेंसस नहीं दे पाती हैं ढंग से, क्योंकि सबका कोई ना कोई नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो इम्पैक्ट हो रहा होता है। वो कहते हैं नहीं भैया हम ये नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा देश में ये दिक्कत हो जाएगी। तो ये चैलेंज भी है कहीं ना कहीं। चाइना का ऑपोजिशन हमेशा रहता है कि भैया हमें नहीं रखा गया है, आप लोग अपने ही कोई एक रीजनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बना काम कर रहे हो हमारे दुश्मन के साथ यूएसए। तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं रहता है। देयर आर हाई चांसेस, ये भी कहा जाता है कि ये एक मिलिट्री कंटेनमेंट ब्लॉक भी हो सकता है। कहीं भी मिलिट्री कंटेनमेंट नहीं लिखा है क्वाड के रेफरेंस में, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स ही रखा गया है, लेकिन देयर आर चांसेस, हो सकता है। अब इन सब का पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट एजेंडा होना चाहिए, नॉन मिलिट्री कोऑपरेशन होना चाहिए टेक में, हेल्थ में, इंफ्रा में, समिट्स रेगुलर होने चाहिए और साथ ही साथ इकोनॉमिक और ट्रेड लिंकेजेस और ज़्यादा मजबूत होने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आप एससीओ को भी पढ़ लो, 2001 में इवॉल्व हुई थी, शंघाई 5 1996 में, ठीक है। इसका एससीओ नाम नहीं था, इसका शंघाई 5 नाम था। फिर आगे चल के 2001 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम से एस्टेब्लिश हुई। मेंबर देखा जाए तो चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये ज़रूर अपने दिमाग में रखना।
ऑब्जर्वर स्टेटस में ये कंट्रीज हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनल सिक्योरिटी मेंटेन करना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना, कल्चरल ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन करना, मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करना। अगर ये की बॉडीज की बात की जाए तो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल कहाँ है? ये चाइना में है। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है वो ताशकेंट उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, दो इनकी जो बॉडीज हैं, हाईएस्ट बॉडीज। यूपीएससी 23 में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, in India, the Biodiversity Management Committee are key to realization of the objective of Nagoya Protocol। अभी आपको मैंने बताया नगोया जापान के ऊपर, उसी के ऊपर सवाल है। नगोया प्रोटोकॉल क्या है? जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए है कि नहीं? तो ये सही है। फिर आपको अब देखिए, ये तो कल ही मैंने समझा दिया, मैंने कल ही आपसे कहा था कि आपको इसका क्या करना है, एक बार नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी पढ़ना है, साथ ही साथ आपको बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी पढ़ना है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, और पढ़ने के बाद फिर आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, कल के आर्टिकल में बहुत डिटेल में यही सेम क्वेश्चन मैंने डाला था, और देयर हाई चांस अगर कल भी कुछ आता है मैं दोबारा एक क्वेश्चन डाल सकता हूँ। तो ये नहीं है कि सर कल वाला क्वेश्चन, ये तो PYQ है ना, ये तो जितनी बार आप पढ़ोगे उतना अच्छा है, उतनी बार आपके दिमाग में उतनी मसल मेमोरी डेवलप हो जाएगी। फिर 2015 का क्वेश्चन, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के ऊपर कौन सी ट्रीटीज थी? ये भी कल मैंने डिस्कस कर दिया था, लेकिन कनेक्टेड है नगोया क्योटो के ऊपर, तो आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार। ठीक है, कौन सा इसमें सही है ये आपको बताना है। फिर 2021 का क्वेश्चन क्या है? कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट कोऑपरेशन, ट्रेड, पॉलिटिक्स, कल्चर। बिल्कुल। द एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ SCO इज लोकेटेड इन बीजिंग, तो वही आपको बताया, बीजिंग में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये है आपका ताशकेंट उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो आपका सही क्या है इसमें? सही 1 ओनली। अब देखते हैं इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वाड इज करेक्ट? इट इज फॉर्मल मिलिट्री अलायंस, नहीं। इट्स प्राइमरी फोकस इज टू प्रमोटिंग पीस, स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट इन इंडो पैसिफिक रीजन, अगेन हो सकता है। चाइना इज मेंबर, नहीं। द क्वाड ओनली डील्स विद ट्रेड, द ओनली डील्स विद, अगेन देयर आर हाई चांसेस कि ऐसा नहीं है, तो इसमें बी इज द राइट वन। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या हुआ है, जो आपका नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उनके जुडिशियल मेंबर ने क्लेम किया है कि भैया एक बार क्या हुआ था, वो अपनी घटना बता रहे थे कि एक बार हायर जुडिशरी के मेंबर्स ने, एक जज ने आके मुझसे बोला कि आप जो है एक पर्टिकुलर केस जो आपका ये कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल सुन रही थी, उसमें कहा था कि इस ऑर्डर को इस फेवर में दे दो। ठीक है, पार्टी ने ये चीज़ कही थी, मतलब ये चीज़ दिखाती है कि फेवर जजेस के द्वारा मांगा गया था NCLAT के मेंबर से। तो ये चीज़ हाईलाइट करती है कि भैया क्या इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, क्या जुडिशरी की चीज़ को फेवर करती है, नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस है इसका। आप इसको अपने मेंस में लिख सकते हो कि ये एग्जाम्पल दे सकते हो कि जो एक्यूजेशन लगाया है जुडिशियल मेंबर ने, जो उनसे कहा था हायर जुडिशरी के जो जज थे। अब आपको इसमें इतना ही जानना है, छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन पॉइंट आ गया इसमें। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये एक बॉडी है जो 2016 में कंपनी एक्ट 2013 में के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। इसका मेन काम होता है, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होती है, अगर उसमें कोई सुनवाई या कोई जजमेंट दिया गया है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे अपील हो सकती है। इंसॉल्वेंसी जो बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, अगर ये भी एक क्या है, ये भी एक बॉडी है, अगर यहाँ पे कोई जजमेंट पास हुआ है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कोई जजमेंट पास हुआ है, तो इन सब के जजमेंट को क्या होता है, आपका अगर किसी भी पार्टी को पसंद नहीं आता है तो अपील की जाती है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। ठीक है, इसका जुरिस्डिक्शन क्या होता है, कॉर्पोरेट लॉज, फिर INB जो आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड होता है वो जनरली होता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, कॉम्पोजिशन चेयरपर्सन होता है, प्लस जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। अगर जो लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, अगर वहां पे भी कोई जजमेंट देता है और पार्टी नहीं खुश होती है, तो स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है पूरा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। आपको इसी से कनेक्टेड पता होना चाहिए कि NGT क्या है। NGT भी आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसे हम लोग एनवायरमेंट कोर्ट कहते हैं। इसका मेन काम होता है कि जितने भी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं, इन्वायरमेंटल रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, अगर किसी पार्टी को दिक्कत होती है, वो आके यहाँ पे क्या कहते हैं, केस को ले सकता है, फिर यहाँ जजमेंट पास होता है। इसके जजमेंट की भी अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट NCLT इज नॉट करेक्ट? इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बोला जा रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये तो करेक्ट ही है। द ट्रिब्यूनल्स डील विद मैटर मेनली रिलेटेड टू कंपनी लॉ एंड इंसॉल्वेंसी लॉ, ये भी सही है। पूछा गया कौन सा गलत है।
Decision of National Company Law Tribunal may be appealed to National Company Law Appellate Tribunal whose decision final cannot be further appealed to Supreme Court. ये तो गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर जो ट्रिब्यूनल है, अपीलेट ट्रिब्यूनल, अगर उसने भी कोई चीज़ दी है तो उसका अपील हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। फिर क्या है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ वी बालाकृष्णन इराडी कमिटी। तो ये सही है, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। वी बालाकृष्णन इराडी कमिटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी, उसी रिकमेंडेशन के द्वारा ये बॉडी बनाई गई थी, ठीक है। अब आपको जैसे जनरली सुनते हो डीपीएसपी ने किस में रिकमेंडेशन दी, फिर आप देखोगे पंचायती राज में किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, फिर आप देखोगे पीवीटीजीज जो होते हैं उसमें किसने रिकमेंडेशंस दी। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट मेजर कमिटीज होती हैं उसके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, 20 लाख चेंज लीडर्स बनाना, जिससे जो स्कीम की डिलीवरी है ट्राइबल विलेजेस में वो और अच्छी हो सके। और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंडर में जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, स्कीम्स बनाती है, बेनिफिट्स के लिए स्टेप्स लेती है, वो सब लोग यहाँ पे ये सारे लीडर्स क्या कर सकें, उसको प्रमोट कर सकें। अप्रोच इसका यही है कि पार्टिसिपेटरी मोटिवेशनल ड्रिवन मॉडल को बनाया जाए, जिससे सोल्यूशन अंदर से निकले। ये ना हो कि सोल्यूशन के लिए बाहर थर्ड पार्टी आ रही है, वो ट्राइबल विलेजेस में काम कर रही है। पॉइंट ये है जो ट्राइबल विलेजेस में लोग रह रहे हैं वही बाहर निकलें और वो एज अ लीडर के तरीके से काम करें और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसमें मदद करें, ठीक है। चलो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा जाए। स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक लेवल में मास्टर ट्रेनर, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर, ब्लॉक ट्रेनर, मतलब टारगेट मेन यही है कि 20 लाख विलेज लेवल ऑफिशियल्स बनाना, वॉलंटियर्स बनाना, और अक्रॉस 1 लाख विलेजेस 550 डिस्ट्रिक्ट में जो फैले हुए हैं उसमें बना करके मदद करना जो आपके ट्राइबल्स हैं। इसका मेन जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन है, वो है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। इसकी नोडल या हम कह सकते हैं जो मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करेगी इस इनिशिएटिव को। कंपोनेंट देखा जाए, आपको ऑलरेडी बता दिया, एक विलेज विजन जो है वो बनाया जाएगा 2030 डॉक्यूमेंट के। बाद 2030 हम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। गोल ये है कि 100% वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचे, और वो तभी पहुंचेंगी जब लोगों का पार्टिसिपेशन होगा इसमें। अब इसी के साथ एक बात आती है, जब मैंने कहा ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, आदि कर्मयोगी है, तो मतलब कहीं ना कहीं बात हो रही है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही है तो उसी से कनेक्टेड आपकी एक सब कैटेगरी भी है जिसे हम लोग कहते हैं पीवीटीजी। शेड्यूल्ड ट्राइब से क्यों होते हैं, जो कि आपके ट्राइबल एरियाज में रहते हैं। लेकिन उससे नीचे भी एक होते हैं जो कि पीवीटीजीज होते हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब से भी वल्नरेबल होते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी एक पर्टिकुलर ग्रुप बना रखा है। वो 1975 में देभर, ध्यान रखना, देभर कमीशन की रिकमेंडेशन के द्वारा ये ग्रुप बनाया गया था। ये एक सब कैटेगरी है एसटी की। इसका फीचर्स क्या होता है, मतलब कौन कौन से ग्रुप को डाला जाएगा पीवीटीजी में। ऐसे ग्रुप्स जो बहुत ही ओल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं, जिसमें बहुत कम पढ़ाई लिखाई है, लो लिटरेसी है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, इकोनॉमी उनकी बहुत ही ओल्ड मॉडल पे काम कर रही है, ऐसे पैसे वैसे को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, और वो पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम जो मॉडर्न सोसाइटी उससे बिल्कुल अलग हों, ठीक है, तब वो पीवीटीजी कैटेगरी में होंगे, ठीक है। एसटी से भी अंदर एक कैटेगरी है उसमें आएंगे। देखा जाए 75 पीवीटीजीज हैं बाय 2023 देखा जाए। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं 18 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में पाए जाते हैं। लार्जेस्ट ओडिशा में है, ट्राइबल मिनिस्ट्री है। इसी से कनेक्टेड जो स्कीम है, मतलब पीवीटीजीज के लिए, वो पीएम जनमन स्कीम बनाई गई है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो पीवीटीजीज हैं, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहे जाते हैं, उनके बेनिफिट के लिए बनाई गई है बेसिकली, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको 2-3 दिन पहले समझाया था, इसके ऊपर वही सेम चीज़ पूछी गई। पीवीटीजीज 18 स्टेट्स 1 यूटी में है, बिल्कुल सही है। आई स्टैग्नेट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, यस बिल्कुल ये भी सही है। देयर आर 95, अभी तो बताया 75, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ इसी तरीके से समझनी है, कभी भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आपको कनेक्ट करो उसकी सप्लीमेंट्री नॉलेज के साथ, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था, एक बार आप दोबारा इसको अच्छे से पढ़िएगा। आपको आई थिंक 2 से 3 दिन पहले मैंने ये चीज़ पूरा एक मैप दिया था, आप उसके पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार इसको अच्छे से देख सकते हैं। 2006 का सवाल है, इसको भी एक बार पढ़िए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के ऊपर है। 2019 का सवाल है, वही सेम चीज़ है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। कभी भी फॉरेस्ट रिलेटेड चीज़ आएगी तो फॉरेस्ट में रह कौन रहा है, वही जो कम्युनिटीज़ होंगी ना, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगी, ठीक है, ट्राइबल लोग सी तो होंगे, तो ट्राइबल से कनेक्टेड जो जो चीज़ें होंगी वो आपको पता होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। फिर यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया था कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को 5th शेड्यूल में डाला जाता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था 2 से 3 दिन पहले जब मैंने पूरा डिस्कस किया था, ठीक है।
और फिर आपका एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना, पढ़ने के बाद आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आई एम प्रीटी मच श्योर अगर आपने बेसिक नॉलेज लगाई, शेड्यूल टाइप क्या है, कैसे वर्क कर रही है, किस तरीके शेड्यूल एरिया काम करता है, तो आपके पास एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।